पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। मन एक बच्चे की तरह होता है जो हर चीज की ओर आकर्षित हो जाता है। बुद्धि और आध्यात्मिक शक्ति से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएमसी हिंदी चैनल के इस खास कार्यक्रम हेलो पीएमसी में। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, ध्यान के माध्यम से हम अपने सभी कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपनी सभी स्वार्थी इच्छाओं और अपेक्षाओं को त्याग कर अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति ध्यान की यात्रा शुरू करता है तो उसे कई सारी परेशानियां आती हैं, कई सारे प्रश्न उसके मन में आते हैं और वो निकल पड़ता है एक मार्गदर्शक की तलाश में। तो वो मार्गदर्शक उसे मिल सकता है हेलो पीएमसी के इस खास कार्यक्रम में हमारे सीनियर पिरामिड मास्टर के रूप में। तो इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद है सीनियर पिरामिड मास्टर शुभांगी वशिष्ठ जी, जो एक बॉडी माइंड सोल कनेक्शन कोच, इनर चाइल्ड कोच और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट है। तो चलिए बिना देर किए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं शुभांगी जी का। मैम, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। जी, तो दर्शकों, हम आपके साथ जुड़ चुके हैं लाइव। कोई भी परेशानी है, कोई भी उलझन है, तो आप हमें फोन करके उस उलझन को दूर कर सकते हैं। अपने किसी भी प्रश्न का उत्तर आप हमसे जान सकते हैं। मैम, बहुत से दर्शक ऐसे होते हैं जो कार्यक्रम के दौरान हमसे नहीं जुड़ पाते हैं, तो वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपने प्रश्न भेजते हैं। तो हमारा प्रयास रहता है कि अपने सभी दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर उन तक पहुंचा सके। तो कुछ प्रश्न हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। जो हमारा आज का पहला प्रश्न है वो ये है कि क्या स्वर्ग और नर्क सच में होता है? जी, तो अगर स्वर्ग और नर्क की हम बात करते हैं तो मुझे एक किस्सा याद आता है भगवान कृष्ण का, कि जब भगवान कृष्ण अपने महल में बैठे थे तब उनके पास दुर्योधन आते हैं और भगवान कृष्ण को कहते हैं कि क्या भगवान, आप हमेशा ही युधिष्ठिर को ही कहते रहते हैं कि कितना अच्छा है, कितना काबिल है, तो ऐसा क्यों है? तो भगवान सुनते हैं और कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक कार्य देता हूँ कि तुम हस्तिनापुर में जाओ और जो तुम्हें लगता है कि जो अच्छा इंसान है उसे तुम मेरे पास लेकर आना। और दूसरी तरफ वो युधिष्ठिर को भी ये कार्य देते हैं और युधिष्ठिर से कहते हैं कि तुम भी एक ऐसा व्यक्ति लेकर आओ जो तुम्हारी नजर में बुरा है। और दोनों चले जाते हैं हस्तिनापुर में उसकी तलाश के लिए, कि युधिष्ठिर भी और दुर्योधन भी। तो अगले दिन जब भगवान कृष्ण बैठे होते हैं तो युधिष्ठिर और दुर्योधन आते हैं, पर दोनों ही खाली हाथ आते हैं। तो वो पूछते हैं दुर्योधन से कि दुर्योधन, क्या हुआ, तुम्हें कोई भी एक व्यक्ति अच्छा नहीं मिला? वो कहते नहीं, मैंने बहुत ढूंढा पर कोई भी अच्छा इंसान मुझे नहीं मिला। और युधिष्ठिर से भी पूछते हैं, वो बोलते हैं मैंने पूरा हस्तिनापुर देखा पर कोई भी मुझे बुरा इंसान नहीं मिला। तो दोस्तों, भगवान इस पे कहते हैं कि ये जो अच्छा बुरा या हम स्वर्ग नर्क की बात कहते हैं, ये कहीं बाहर नहीं, हमारी दृष्टि में ही है। क्योंकि जैसी हमारी दृष्टि होगी हमें वैसा ही अनुभव होगा और वैसे ही व्यक्ति मिलेंगे। तो स्वर्ग और नर्क की बात करें तो स्वर्ग नर्क कहीं और नहीं, यही है, इसी धरती पर है। पर आप कैसे जी रहे हैं, किस दृष्टि से लोगों को देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उस पे निर्धारित होता है। पर अगर आपको अभाव लगता है कि स्वर्ग तो वहीं ऊपर है, ये दुनिया तो बड़ी कपटी है, ये फायदा उठाती है, ये बुरा करती है, तो क्या है, आपको अभाव है और आपको लगेगा ये कहीं और मिलेगा स्वर्ग, आप उसकी कामना करते हैं।
पर ऐसा व्यक्ति जो इस वर्तमान में खुश रहता है, जो आता है उसे स्वीकार करता है, तो क्या है, फिर वो स्वर्ग की कामना नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए ये वर्तमान ही स्वर्ग बन जाता है। तो स्वर्ग नर्क आपकी दृष्टि से, आपके कर्मों से बनता है, और वो यही धरती पर है। जी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया। तो मैम एक प्रश्न मेरा यहाँ पर आता है कि जैसे आपने कहा कि हमारी दृष्टि पर है, तो युधिष्ठिर अच्छा था तो उसे कोई बुरा इंसान नहीं मिला, और दुर्योधन बुरा था तो उसे कोई अच्छा इंसान नहीं मिला। तो मैम व्यक्ति को कैसे पता चले कि वो जो कर्म कर रहा है वो अच्छे हैं या बुरे? क्योंकि हो सकता है कि वो अपनी तरफ से अच्छा कर रहा हो, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को वो कर्म बुरे लग रहे हो। तो अच्छे और बुरे कर्मों की क्या परिभाषा है? जी, तो अच्छे और बुरे अगर मैं कहूँ, तो जैसे नम्रता ने कहा कि किसी के लिए वो जो आप अच्छा कर रहे हैं वो बुरा हो सकता है, और किसी के लिए जो आप बुरा कर रहे हैं वो अच्छा हो सकता है। पर क्या नापदंड है इसको देखने का? वो है कि आप देखें कि जो आप कार्य कर रहे हैं, क्योंकि कर्म क्या है? एक कार्य करना, एक क्रिया करना। बट क्रिया करने की पीछे की मंशा कैसी है आपकी, वो निर्धारित करता है कि आपके कर्म अच्छे हैं कि बुरे हैं। क्योंकि अगर आप जैसे कि कोई चैरिटी कर रहे हैं, कोई डोनेशन दे रहे हैं, तो क्या है, कार्य तो बहुत अच्छा है आपकी नज़रों में या सबकी नज़रों में कि आप डोनेशन दे रहे हैं, पर उसके पीछे की मंशा क्या है कि मेरा नाम होगा, मेरा रुतबा होगा, लोग जानेंगे कि देखो मैंने कितनी डोनेशन दी है, कितने पैसे दिए हैं। तो ये अच्छा कार्य तो है, पर ये भी एक कर्म बंधन में आपको बांध देगा, क्योंकि अच्छे के साथ भी हम अटैच्ड हो जाते हैं, और हमें अटैचमेंट नहीं रखनी, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। एक निष्काम भाव से जब हम कार्य करते हैं तो वो अपने आप ही सही कार्य बन जाता है। तो सबसे पीछे की ऊर्जा है आपकी इंटेंशंस, मैं कहूँगी कि किस भाव से आप कार्य करते हैं वो निर्धारित करता है, और उससे जुड़ना नहीं है। अगर जुड़ गए तो हम कर्म बंधन में बंध गए। तो ना अच्छे से जुड़ना है ना बुरे से जुड़ना, एक संतुलन से, एक निष्काम भाव से हम उस कार्य को करें। जी, तो मैम हमें सोचना नहीं है, बस कार्य को करते जाना है। जी। तो मैम अगला प्रश्न ले लेते हैं। इनका प्रश्न है कि जब एक व्यक्ति को हिप्नोटाइज किया जाता है, तो वो वो उस वक्त बोल रहा है, या मतलब उसको पास्ट लाइफ दिख रही है या फ्यूचर लाइफ दिख रही है, तो वो जो भी बोल रहा है, तो कैसे पता चले कि वो सच बोल रहा है? हो सकता है कि वो उसकी इमेजिनेशन हो या वो झूठ बोल रहा हो, तो कैसे पता लगाए इस बारे में? जी, तो दोस्तों, जब हम पूर्व जन्म की बात करते हैं तो हमें लगता है कि पूर्व जन्म जब होगा तो हम जो भी हिप्नोटाइज हमें करते हैं तो हम सब कुछ भूल जाएंगे, या उनके हाथ में मेरा कंट्रोल होता है। पर ऐसा मैं कहूँगी कुछ भी नहीं है, ये मिथ है। क्योंकि जब भी आप पूर्व जन्म में जाते हैं, आपके ऊपर आपका पूरा कंट्रोल होता है, तो कुछ भी ऐसा कोई गलत नहीं कर सकता आपके साथ। और दूसरा कि हमें लगता है कि जो मैं कहूँगी यादें आ रही हैं उस समय, या जो भी आपकी मेमोरीज खुल रही है, क्या वो सही है कि गलत है। तो उसी के लिए मैं उदाहरण दूंगी कि जैसे हम एक मूवी थिएटर में जाते हैं और वहाँ पे एक फिल्म देखते हैं, और मैं सोचिए कि मैं अपने पति के साथ गई हूँ और मूवी देख रही हूँ, और कोई ऐसा सीन आता है उसे देखकर मुझे रोना आ जाता है, और पर मेरे जो पति हैं उनको रोना नहीं आता है, वो बिल्कुल नॉर्मल है उस चीज़ में। और फिर अगला सीन आता है और अगले सीन में वो इमोशनल हो जाते हैं और मैं बिल्कुल नॉर्मल रहती हूँ। तो ऐसा क्यों है? देखिए, फिल्म तो एक जैसी चल रही है, हम सब देख रहे हैं, पर ऐसा क्या है चीज़ जो मेरे को इमोशनल कर देती है और उनको नहीं करती? क्योंकि कहीं ना कहीं लॉ ऑफ रेजोनेंस है। रेजोनेंस का मतलब कि कोई ऐसी चीज़ है जो उस फिल्म में और मेरे अंदर एक समान है, जिसकी वजह से वो मेरे भाव बाहर निकल रहे हैं। तो पास्ट लाइफ इल्यूजन नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो यादें हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस को कहा जाता है कि ये स्टोर हाउस है आपकी मेमोरीज का, आपकी यादों का, ना सिर्फ इस जन्म की
जितने भी पूर्व जन्म रहे हैं उन सब की यादें हमारे इस सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं। तो ये यादें जब आती हैं, क्योंकि वही क्यों आई, वही सीन पे क्यों मैं इमोशनल हुई, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरे भीतर है। तो जो बाहर आ रहा है वो आपके सबकॉन्शियस से ही आ रहा है, वो कोई इमेजिनेशन नहीं है। क्योंकि अगर मैं आपको अगर इस समय कहूँ कि आप एक, जो भी हमारे दर्शक हैं, कि आप सोचिए एक सेब को, एक सेकंड के लिए सेब को अपने मन में सोचिए, सेब। तो मैंने कहा है सेब, पर आप में से बहुत सारे दर्शकों को कोई लाल सेब दिख रहा होगा, किसी को कोई किताब पे बना हुआ जो हमारी ABCD वाला होता है बड़ा सा एप्पल दिख रहा होगा, किसी को हरा सेब दिख रहा होगा, किसी को पेड़ के ऊपर लटका सेब दिख रहा होगा। तो क्या होता है कि मैंने बोला सेब, पर आपके अंदर से छवि क्या आती है, क्योंकि वो ही छवि से आप रिलेट करते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस की एक इमेज है। तो पास्ट लाइफ में वही बाहर निकलता है जो सत्य है, जिससे आप रिलेट कर पाए। तो ये बिल्कुल सही है, कुछ ऐसा गलत नहीं होता कि जो आपको आ रहा है वो इमेजिनेशन नहीं है, वो सत्य है, आपके सबकॉन्शियस की लैंग्वेज है, मैं कहूँगी। जी मैम, जैसे आपने कहा कि आप मूवी देखते वक्त इमोशनल हो गए, तो कहीं ना कहीं वो रिलेट कर रहे हैं। कई बार ऐसी भी घटनाएं होती हैं कि हमें ऐसा फील होता है कि शायद ये हमारे साथ पहले हो रखी है, तो क्या ये भी पास्ट लाइफ से ही संबंधित होती है? बिल्कुल, क्योंकि ये एक अनुभव है जिसको बोलते हैं डीजावू। डीजावू का मतलब है कि जब आप किसी स्थान पर जब जाते हैं या किसी लोग से मिलते हैं या कुछ ऐसी याद आती है या ऐसी कोई सिचुएशन बनती है, आपको लगता है कि अरे ये तो पहले भी कुछ हुआ हुआ है, तो इस अनुभव को हम डीजावू कहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले जन्म में कहीं ना कहीं ये ऐसी स्थिति हुई थी, उस पर्सन से आप मिले थे या इस जगह पर आप पहले भी आए थे। तो ये अनुभव हो सकता है कि आप चाहे इस जन्म में पहली बार उस जगह पर जा रहे हैं, पर आपको ऐसा लगता है कि आप पहले भी इस जगह पर आए हुए हैं। जी मैम, अगला प्रश्न ले लेते हैं। इनका प्रश्न है कि मेरे पति ने सुसाइड कर लिया था, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, मैं ये जानना चाहती हूँ। जी, तो देखिए, अगर सुसाइड किया है, क्योंकि सुसाइड हमारे सोल प्लान में नहीं होता है। जो यूनिवर्स हम कहते हैं कि जब आत्मा आती है सब कुछ प्लान कर कर आती है, पर सुसाइड कभी प्लान नहीं होता। वो यहीं पर आकर ही आप चॉइस बनाते हैं कि मुझे सुसाइड करना है, या ये वो आत्मा डिसाइड करती है कि मुझे इस देह को छोड़ना है। पर मैं ये कहना चाहूँगी कि जो अब उनके परिवार के जन हैं, देखिए उन्होंने तो ये क्यों किया ये वही जान पाएंगे, क्यों उन्होंने ये डिसीजन लिया। बट अब जिम्मेदारी रहती है उन जन की जो पीछे रहे हैं। तो इसमें वो इसके पीछे ना जाएं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उसके पीछे का क्या कारण था, वो हमें क्यों छोड़कर चले गए, हम रुष्ट हैं उनसे, हमें सैडनेस लग रही है, हम जीवन को कुछ जीना नहीं चाह रहे, हर समय वही ध्यान आ रहा है। पर अब आपको ये सोचना है कि अब मैंने क्या करना है इस स्थिति में, क्योंकि आप अपने कार्य पर ध्यान दें कि अब मैंने इस चीज़ से क्या सीखा, उस पे ध्यान दें कि मैंने सीखा कि शायद मुझे इंडिपेंडेंट रहना है, ये मेरा लेसन था। आप अपने लेसन पे ध्यान दें कि क्या जो मैं कार्य पहले नहीं करती थी, अब वो समय है कि मैं पूरी इंडिपेंडेंट बनूं, अपने बच्चों का ध्यान रखूं, अपने परिवारजनों का, और सबसे पहले अपना ध्यान रखूं, क्योंकि जीवन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी ले, जीवन की ले कि हाँ मैं जीवन को अब पूरी तरह जी सकती हूँ और जीवन जैसे मैं जीना चाहती हूँ बड़ी खुशहाली से। क्योंकि देखिए जो उन्होंने डिसीजन लिया वो ले चुके हैं, पर अब आपको जीवन में खुश रहना है, क्योंकि उसी से ही आप अपना जीवन को पूरी तरीके से जी पाएंगी। और अपने जिन्होंने भी सुसाइड किया उसको सबसे पहले स्वीकार करिए, क्योंकि अब वो उनके यात्रा में वो सुसाइड एक चैप्टर बन गया है, ये उनका फेट था। तो हम जब फेट को स्वीकार नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें वो ग्लानि लगती है, हम उसी ग्लानि में बैठे रहते हैं। पर अध्यात्म हमें यही सिखाता है
कि हमें ग्लानि में नहीं रहना। उससे क्या सीख मिली? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और जीवन को जीना, क्योंकि कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, चाहे जितनी मर्जी चैलेंजेस आए, सफरिंग आए आपको जीवन को लेके। ये सही डिसीजन नहीं है कि सुसाइड, अपना जीवन खत्म कर लेना। तो देखिए, जब हम जीवन खत्म करते हैं, हम अपना सोल प्लान तो कट करते ही हैं, और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका भी हम सोल प्लान इफेक्ट होता है इनडायरेक्टली। तो अब हम ये डिसीजन ले कि जो उन्होंने किया ठीक है, वो उनका डिसीजन था, पर अब मुझे अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी है और जीवन को आगे बढ़ाना है। चाहे जो भी चैलेंज आए, मैं उसको फेस करने के लिए तैयार हूँ और गिव अप नहीं करना है। जी मैम, इसी के साथ हमारे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं आज के, आइए जान लेते हैं उनका प्रश्न। हेलो। हेलो। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम प्रवीण है। जी एक बार नाम दोहराएं। प्रवीण जैन। जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं दिल्ली कमला नगर से बात कर रहा हूँ। जी, और प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न ये है कि खाली सांसों को देखने से ध्यान में पहुंच जाएंगे, उस टाइम जो विचार चलते हैं उनका क्या करा जाए? जी, विचारों को कैसे नियंत्रित किया जाए? जी, क्योंकि प्रवीण जी, जो मैं कहना चाहूँगी कि हमें विचारों को कंट्रोल, नियंत्रित करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ध्यान की विधि ही नहीं है। जैसे आसमान में मैं कहूँगी बादल आते हैं और चले जाते हैं, पर आसमान वहीं का वहीं रहता है। उसी तरीके से आपको अपनी श्वासों पे ध्यान लगाए रखना है। विचार आ रहे हैं, जैसे आए हैं वैसे ही वो वापस चले जाएंगे, उनसे वार्तालाप नहीं करनी है, क्योंकि जैसे ही हम वार्तालाप में या कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उतना ही हमारे विचार हमें ट्रबल करेंगे, हमें और तंग करेंगे। हम एक को दबाने की कोशिश करेंगे तो 1000 निकल कर आएंगे। तो दबाए ना, उनको आने दें और जाने दें। आप सिर्फ अपनी श्वासों के साथ ही बने रहें, और ये धीरे धीरे मैं कहूँगी प्रैक्टिस से आता है, क्योंकि शुरुआत में जब हम ध्यान करते हैं तो विचार आते हैं बहुत सारे, पर उन विचारों के साथ मैंने जैसे कहा वार्तालाप नहीं करनी, और उनको आने दें और जाने दें, और अपनी सरल और कोमल श्वासों के साथ ही हमें बने रहना है। जी, तो परवीन जी, जैसा कि मैम ने बताया कि विचारों से लड़ना नहीं है, उन्हें आने देना है और जाने देना है, साथ ही अपनी श्वासों पर ध्यान बनाए रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम, इसी के साथ अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम श्वेता है। जी श्वेता जी, कहाँ और से बात कर मुंबई रहे से हैं? हूँ। जी, मुंबई। और क्या सवाल है आपका? मुझे ये पूछना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ध्यान ठीक से लग रहा है। जैसे अभी मैं 2 साल से ध्यान कर रही हूँ, तो मुझे, मैं सही हूँ या नहीं, मुझे पता कैसे चलेगा? लाइक अभी मैं जब ध्यान में बैठती हूँ थोड़ी देर मुझे विचार नहीं आते, बाद में एकदम ऐसे हो जाता है ना कि शांत, एकदम कुछ भी आते हैं, कुछ भी समझ नहीं आता, और बाद में थोड़ी देर के बाद, समझो आधा घंटा 1 घंटा होने के बाद, मुझे सब फिर सुनाई भी देता है, और फिर पता चलता है कि हाँ मैं ध्यान कर रही हूँ, और आवाजें सुनाई देती है। कुछ एक इन बिटवीन एक पीरियड आता है ना, वो कुछ समझ में नहीं आता, तो वो ध्यान है कैसे, मुझे पूछना है। इज इट दैट इट इज कॉल्ड ध्यान, समाधि स्थिति और सो, ये पूछना था। जी, तो श्वेता जी, आपने जैसे कहा कि आप ऐसे, जो मैं समझ पाई आपके प्रश्न से, कि आप कह रहे हैं कि मैं ध्यान करती हूँ, पर एक बीच में ऐसी स्थिति होती है जब मुझे पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, पर फिर से एक जागरूकता आती है, तो आपके आसपास की आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं, और लगता है कि हाँ कुछ ध्वनि सुनाई दे रही है, आसपास बातें जो हो रही हैं। क्योंकि ये क्या होता है, कभी कभी हम डीप ट्रांस स्टेट में चले जाते हैं, जहाँ पे हमें अनुभूति नहीं होती कि हम कौन हैं। जैसे हम एक सोने की स्थिति में चले जाते हैं, जब हम सोते हैं तो हमें एक गहरी ऐसी स्थिति आती है सोने की, कि जब हमें पता ही नहीं होता कि हम कहाँ सो रहे हैं, मेरा क्या नाम है, मैं कहाँ पर हूँ। तो वो स्थिति हो सकती है कि आप उस डीप ट्रांस में जा रहे हैं, एक शून्यता में जा रहे हैं जहाँ आपको पता नहीं चल रहा। एक ये चीज़ हो सकती है। दूसरी ये कहूँगी कि अगर ये बार बार हो रही है तो आप ये देखें कि कहीं आप सो ना रहे हो। उस सोने में भी अगर जागरूक हैं, आपको पता है कि कुछ नहीं सुनाई दे रहा, बस उस शून्यता में या वो अंधकार जो आपको दिखाई दे रहा है, उसकी भी आपको अगर जागरूकता है, तो फिर वो ध्यान है।
पर अगर हम बिल्कुल सोने वाली स्थिति में जा रहे हैं जहाँ हमें बिल्कुल नहीं पता है और उसकी जागरूकता नहीं है, तो अपने आप को देखें कि शायद मैं नींद में तो नहीं जा रही हूँ, पर यह भी कारण हो सकता है कि आप डीप ट्रांस में जा रही हैं, जिसको हम समाधि स्टेट कह सकते हैं। तो इन दो चीज़ों को आप देख सकते हैं कि कहीं ये तो नहीं है। जी, तो श्वेता जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम, इसी के साथ अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं, आइए जान लेते हैं उनका प्रश्न। हेलो। हाँ मैम। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। चंद्रभागा। जी, कहाँ से बात कर रही हैं चंद्रभागा जी? मुंबई से। जी, और प्रश्न क्या है आपका? ध्यान में बैठते हैं ना जी। तो मुझे पानी दिखता है, ऐसा रोड बीच में रहेगा, दोनों साइड से पानी। जी। मैं बैठती हूँ तो ज्यादा मुझे यही दिखता है। जी। इसका मतलब क्या रहता है? जी। जी मैम, जी मार्गदर्शित करें। जी हाँ। जो आपको ये चंद्रभागा जी जो पानी दिखाई देता है, क्योंकि जो मैं समझ सकती हूँ अपने अनुभव से आपको बता सकती हूँ, क्योंकि जो पानी है वो क्या है, हमारी भावनाएं हैं, इमोशन है। और आप देखेंगे हमारी बॉडी में 70% जल एक एलिमेंट है जो हमारे अंदर है, 70%। तो क्या है कि और आपको क्या दिख रहा है, जल दिख रहा है बीच में और दोनों तरफ रास्ते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने अपनी भावनाओं को आपको संतुलित करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भावनाएं कहीं दबाई हुई हैं या मैं ओवर अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करती हूँ। तो पानी दर्शाता है हमारी भावनाओं को, हमारी फीलिंग्स को। तो आपको देखना है कि कैसे मुझे अपनी फीलिंग्स को संतुलित करने की ज़रूरत है। तो हर चीज़ हमें संतुलन में करनी है, ना कि अपनी भावनाओं को दबाना है। शायद आप देखें कि कहीं आप अपनी भावनाओं को दबा रही हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, और जो करना चाहते हैं वो अपना सत्य को नहीं बता पा रही। तो क्या है, आप अपनी भावनाओं को दबा रही हैं, या फिर इतनी ज़्यादा भावनाएं हैं कि आप दूसरों की भावनाओं को समझ नहीं पा रही है, या ओवर इमोशनली है। तो उन दोनों के संतुलन में लाना है। तो ये आपको वही दर्शाता है कि आपको अपनी भावनाओं को संतुलन में लेकर आना है। जी, तो आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा चंद्रभागा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम, अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं। लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि कब हेलो पीएमसी का कार्यक्रम आए और कब वो अपना सवाल हमसे पूछे। तो आइए जान लेते हैं इनका प्रश्न। हेलो। हेलो जी नमस्कार। नमस्ते मैम। जी, नाम बताएं। मैम, मैं मेघा मंडावी बोल रही हूँ, डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ से। जी, क्या प्रश्न है आपका? मैम, मेरी दीदी है ना, तो उनको एक बीमारी है जिसका डर मेरे दिल दिमाग में बैठ गया है, और वो डर जाता ही नहीं। इतनी नेगेटिविटी आती है, मुझे ये डर लगता है कि कहीं मेरे को भी तो नहीं ऐसा हो जाएगा। जी जी, क्या? और कोरोना हुआ था मुझे मैम अक्टूबर 2020 में। तो उस टाइम मेरे को इतनी तेज एंजाइटी हुई थी कि वो अभी तक नहीं ठीक हुई है। जी, तो ध्यान करते हैं आप? जी मैम, मैं आधा घंटा रोज ध्यान करती हूँ। जी जी मैम। जी, तो देखिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जो ये डर है, आपको इस डर का सामना करना है। और डर का सामना, हमें लगता है कि सामना अगर हम करेंगे तो हमें लगेगा कि वो डर तो मेरे साथ चिपक जाएगा या वो छोड़ के नहीं जाएगा। क्योंकि डर जब भी आता है तो हम दो चीज़ें करते हैं, या तो उससे लड़ते हैं या उससे भागते हैं, पर ये दोनों ही उसका सॉल्यूशन नहीं है। तो आपको डर का सामना करना है कि कोई बात नहीं, अगर उनको हुआ है, क्योंकि हम एक धारणा बना लेते हैं कि अगर मेरी बहन को हुआ है तो ये मुझे भी हो जाएगा। या अगर मैं अपना उदाहरण दूं तो जैसे मैं जब छोटी थी 19 साल की, तो मेरी मदर को कैंसर डायग्नोज हुआ था। तो 1 साल के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो जब मैं उस समय थी तो मुझे भी ये लगता था डर कि, और लोग भी आसपास यही कहते थे कि अरे उनको हुआ है तो ये जनरेशन में या तुम्हें, या वो डर बैठ जाता है कि कहीं मुझे भी तो नहीं होगा। पर अगर आप, जैसे आपने कहा कि आप ध्यान कर रही हैं, तो ध्यान हमें सिखाता है कि आपकी जीवन को आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो हमारे लव्ड वंस जिसके थ्रू गए हैं उसे हमें भी होगा या वो हम ले लें।
ये आपके हाथ में है उसको लेने या नहीं लेने का। तो जो अगर उनके साथ हुआ है कि ठीक है वो उनके साथ हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके साथ भी होगा। और इस डर से भागिए मत। जब भी ये डर आए उस समय आप अपनी श्वासों पे अपना ध्यान दें। उस डर के साथ थोड़ी देर कामनेस में बैठे, क्योंकि जब भी डर आता है हम मोस्टली क्या करते हैं, हम उसे अवॉइड करना चाहते हैं और वो भूत के जैसे हम पे पीछे भागता रहेगा। तो उससे भागे नहीं, उसके साथ बैठे और उस फियर को कहीं इट्स ओके, ठीक है ये मेरी बहन के साथ हुआ, पर मैं अपने लिए एक नई रियलिटी क्रिएट करती हूँ और वो रियलिटी है कि मैं हेल्दी हूँ। अपने आप को ये बार बार हर दिन ये बताए, क्योंकि जितना डर के बारे में बार बार सोचेंगे तो वो उतना हमारे अंदर गहरा होगा। पर आपको अब एक डिफरेंट रियलिटी बनानी है, तो उसको बार बार आपको अपने को बताना होगा, तभी वो डर ट्रांसफॉर्म होगा। और अगर एंजाइटी होती है तो सबसे सरल मैं कहूँगी उपाय है ध्यान का, कि उस समय जब भी एंजाइटी हो आप ध्यान करें, अपने आप से जुड़े। क्योंकि जब मैंने ध्यान किया तो मैंने इस डर को अपने से दूर करा कि नहीं, ध्यान मुझे यही सिखाता है, अपनी शक्ति से जुड़ाता है कि मेरे अंदर शक्ति है जीवन को बदलने की और मैं जैसा चाहती हूँ जीवन वैसा चलेगा। तो वैसे आप भी सोचें, अपनी शक्ति को जगाएं, अपने साथ जुड़े, अच्छी किताबें पढ़ें जिससे आपको मोटिवेशन मिले और एंजाइटी भी कम हो सकती है। चाहे वो 2 मिनट की एंजाइटी खाना बनाते आई तो अपना ध्यान अपनी सांसों पे ले आए। ये सबसे मैं कहूँगी आसान टिप है। अगर कोई भी डर आए, चाहे जो भी आप कार्य कर रहे हैं, अपने श्वासों पे ध्यान दीजिए, आप अपने आप ही काम होने लगेंगे और वो चीज़ अपने आप ही डिसॉल्व होने लगेगी। जैसा कि मैम ने कहा कि डर के बारे में ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि जितना आप डर के बारे में सोचेंगे उतना ही वो डर आपको डराएगा। तो आप अच्छी बातों को सोचें और साथ ही साथ ध्यान करें और स्वाध्याय करें। आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम, इसी के साथ अगले कॉलर भी लाइन पर बने हुए हैं, आइए जान लेते हैं उनका प्रश्न। हेलो। यस जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम प्रेम बघेल है, दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी प्रेम जी, क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न है, मेरी उम्र करीब 60 साल के करीब है, पर मेरा ऐसा एक एक्सपीरियंस है, मेरा न्यूज के साथ मैं देखता हूँ कि जैसी न्यूज में कुछ दुर्घटनाएं आती हैं, पिछले 30-40 साल से देख रहा हूँ जी। तो जैसी कोई पुल या पानी वाली कोई चीज आती है ना, अचानक जैसे बस जा रही है, ठीक ठीक जा रही है, तो उसके बाद जैसी पुल आया, पुल को तोड़ती हुई बस पानी के नीचे गिर गई, या कोई ट्रेन गिर गई, या कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ, या कोई बिल्कुल पानी के साथ साथ जा रहा, अचानक ही वो पानी की तरफ मुड़ गया। तो ये ऐसे कम से कम मैं अपनी जिंदगी में 30-40 साल में 100 केस देख चुका हूँ। क्या मेरी धारणा है या इसके पीछे कुछ लॉजिक है? जी, आप देख चुके हैं, आपको मतलब आप न्यूज में देखते हैं या आपको इमेजिन होता है? नहीं, मैं न्यूज में बिल्कुल न्यूज में देखता हूँ, जैसे ही मतलब ठीक ठीक चल रहा है, जैसे कोई पुल आया या कोई पानी का कोई चीज आया, वो गाड़ी पानी में चली गई या पुल तोड़ के रेलिंग तोड़ के एकदम अपने आप चले गए सारे। ऐसे बहुत केस आपने भी देखा होगा न्यूज के अंदर, ट्रेन भी गिर जाती है कई बार ऐसे में। तो मैं कई बार ऑब्जर्व किया कि इसका क्या पानी के साथ कोई संबंध है किसी चीज का? जी, लेकिन हम आपकी थोड़ी समस्या नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको समस्या कहाँ पे आ रही है। समस्या क्या है कि मैं इसका एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो इंसिडेंट होता है, जो घटनाएं घटती हैं, तो अचानक ही जो मतलब ठीक ठीक गाड़ी जा रही है, जैसी पुल आया वो पुल का रेलिंग तोड़ती है, गाड़ी सीधा नीचे गिर गया। तो बहुत केसेस हुए इंडिया के अंदर। तो आप ये जानना चाहते हैं कि ये दुर्घटनाएं क्यों होती हैं? क्यों होती है? मैं कि सिर्फ पानी की वजह से सिर्फ। जी, तो आपको पानी से संबंधित ज्यादा घटनाएं जो है अपने जीवन में दिखाई देती हैं। जी, तो देखिए इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि आप ही को क्यों वो घटनाएं दिख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपसे रिलेटेड है। तो ज़रूरी नहीं है कि इस लाइफ टाइम में कहूँगी, इस जीवन में, शायद पिछले जीवन से आपकी इस दुर्घटना ग्रस्त जो बोलते हैं कि या तो बस उलट जाती है, या ट्रेन टूट जाती है, पुल टूट जाता है, पानी में गिर जाती है, तो शायद या तो इस अनुभव को आपने पहले भी जिया है अपने पूर्व जन्म में, तो आपको ये बार बार दिखाई देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रेजोनेट कर रहा है आपसे। तो इसलिए वो आपको साइन दे रहा है कि कहीं शायद ऐसा आपके साथ पहले भी हुआ हो, इसलिए वो आपको बार बार दिखाई दे रही है। और वो ही आपको प्रॉब्लम कर रही है कि अगर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे हम कहते हैं कि जब हमारी मृत्यु होती है
तो जो मृत्यु के आखिरी समय के जो विचार होते हैं हमारे, वो बहुत ही, मैं कहूँगी, इम्पॉर्टेंट होते हैं अपनी नेक्स्ट लाइफ टाइम के लिए। तो मे भी शायद आपकी मृत्यु उस दुर्घटना से हुई हो, तभी आपको लगा हो कि ऐसा क्यों हुआ और जल में क्यों डूब गई ट्रेन या बस, हो सकती है इसलिए वो आपको बार बार दिख रहा है। पर आप ये कर सकते हैं कि वो अब पूर्व जन्म में था जो भी हुआ, पर अब एक नया जन्म है, मैं एक नई धारणा बना सकता हूँ कि उसको लेट गो करें आप उस मेमोरी को। आप कहें कि नहीं, अब मेरा जीवन जैसे जाएगा या जो भी अंतिम समय होगा बहुत अच्छा सा होगा, नेचुरल होगा, तो इससे मुझे कोई बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो भी हो सकता है। और जैसे अभी मैंने पहले प्रश्न में बोला कि पानी हमारी क्या है, भावनाएं बताती है, तो आपको भी देखने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं आप अपनी भावनाओं से कट कर जाते हैं, क्योंकि क्या है, पुल टूट रहा है या कुछ टूट रहा है, तो क्या है कि वो कहीं ना कहीं वो ब्रिज टूट रहा है, तो कहीं हम अपनी भावनाओं से जुड़े हुए नहीं हैं, तो इसलिए वो टूट रहा है। तो आप देखें कि क्या मेरी भावनाएं के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, एक्सप्रेस करता हूँ उनको, कि या उनको कहीं तोड़ देता हूँ कि ज़रूरत नहीं है अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने की, तो ये भी कारण हो सकता है। तो इन दोनों में से कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से आपको ये आ रहे हो दृश्य। जी, तो प्रेम जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम, इसी के साथ अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं, आइए जान लेते हैं उनका प्रश्न। हेलो हेलो हेलो। जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। हाँ नमस्ते मैम, मैं निशा हूँ अजमेर से, राजस्थान से। जी निशा जी, क्या प्रश्न है आपका? हाँ मैंने जैसे ध्यान शुरू किया ना, तब से मुझे सपने में मैं देखने के लिए बहुत रो रही हूँ, मतलब बहुत तेज तेज रो रही हूँ। जी मैम, आपका प्रश्न हम ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। मतलब मैंने जैसे ध्यान शुरू किया है ना मैम, जी तब से मैं अपने आप को सपने में देखती हूँ कि मैं बहुत रो रही हूँ, जी और है ना मैं सोते सोते डर जाती हूँ, मेरे पैर हिल जाते हैं सोते सोते, और जब से मैंने ध्यान में आई हूँ तब से ऐसा हुआ है। तो ऐसा क्या रीजन हो सकता है? जी जी, तो निशा जी, आपको ध्यान में या फिर ऐसा सपने में आता है कि आप एक छोटी बच्ची है जो रो रही है, तो ये इसलिए आता है कि आपको देखने की ज़रूरत है कि आपका बचपन एक तो कैसा रहा है, कि आपको कहीं लोनलीनेस या अकेलापन लगता था, तो शायद वो वाले आपको मेमोरीज आ रही है। क्योंकि क्या होता है, जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान सबसे पहले उन चीज़ों को बाहर निकालता है जो अंदर हमारे दबी हुई हैं। तो कोई यादें जिसको हमें लेट गो करने की ज़रूरत है, जिस पे काम करने की ज़रूरत है, वो हमें बाहर दिखाई देती है। तो शायद वो बच्ची जो रो रही है उसको अभी आपका साथ चाहिए। क्या पता उसको अपने बचपन में वो सपोर्ट नहीं मिला, वो एक्सेप्टेंस नहीं मिली, या वो प्यार नहीं मिला जो वो चाहती थी। तो आप उस बचपन के स्वरूप के साथ जुड़े, उसे गले लगाए और उसे कहे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कि तुम्हें अगर रोना भी आ रहा है उस रोने को जज मत करिए, उसके साथ रहिए। देखिए कि शायद कोई बचपन की ऐसी यादें आ सकती है, या अपने साथ आप बैठिए, उसे जर्नल करिए, लिखिए बचपन की यादों को, ताकि आप उस पर काम कर सके। तो ध्यान वही यादों को लाता है जिस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। तो इससे डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। उस बच्चे को गले लगाए, उसको कहे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूँगी, प्यार दूंगी। जो वो बच्चा सुनना चाहती थी वो बातें उसे कहे, क्योंकि कहीं ना कहीं अब हम बड़े हो गए हैं, तो हमें लगता है कि हमें कहीं बाहर से वो चीज़ें मिलने चाहिए जो हमें मिली नहीं। पर बाहर से तो कोई भी नहीं अब देगा, तो आपको खुद को देनी है, क्योंकि वो आप ही का स्वरूप है। तो अब आपको रीपेरेंटिंग करनी है, क्योंकि अब पेरेंटिंग तो हो चुकी है, आपके मम्मी पापा ने आपको बड़ा कर दिया है, पर अब हम रीपेरेंटिंग करें कि उस बच्चे के साथ जुड़े और उसे जो भी प्यार सपोर्ट चाहिए वो आपको उसको देना है, उसे गले लगाना है, उसके साथ बैठना है। तो उससे फिर आप देखेंगे कि ये अपने आप कम होना शुरू हो जाएगी। जी, तो निशा जी, जैसा कि मैम ने कहा कि आपको डरना नहीं है, उससे घबराना नहीं है। अगर आपको रोते हुए आप दिख रहे हो एक बच्चे के रूप में, तो आपको उस बच्चे को गले लगाना है, और जैसा मैम ने कहा है बिल्कुल वैसा ही करें। ध्यान
आपको जो है ध्यान की जितना आप अभ्यास करेंगी उतना जो है आप इन चीज़ों से बाहर आ पाएंगी। तो आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं। हेलो। नमस्ते मैम, मेरा नाम ब्रिजेश पाल है, मैं कानपुर से बात कर रहा हूँ। जी, क्या प्रश्न है आपका? मैम मैं पीएमसी से काफी समय से जुड़ा हुआ हूँ और बेसिकली पीएमसी से जुड़ने का एक कारण था मेरा स्वास्थ्य। मुझे एंजाइटी की प्रॉब्लम है काफी समय से और क्रोनिक इंसोम्निया है। मैं लगभग 5 महीने से कंटिन्यू ध्यान कर रहा हूँ, ध्यान करने की कोशिश कर रहा हूँ। कंसंट्रेशन तो उतना ज्यादा अच्छा नहीं होता है, लेकिन प्रयास लगभग दिन भर रहता है। नींद नहीं आती है और हितेश सर के वीडियो में कंटिन्यू फॉलो करता हूँ तो सर हितेश सर को, बट अभी मुझे रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। अब मैं एक तरीके से हताश टाइप का हो रहा हूँ। काफी समय से प्रयास करने के बाद में भी अभी जो एंजाइटी है पूरी तरीके से क्या उसका 50% ही शायद 50% मुझे रिलीफ मिला। होम्योपैथिक मेडिकेशन भी कर रहा हूँ जी। और मुझे बस यही जानना था थोड़ा सा कि कब तक मुझे इन सब जी। चीजों से निजात मिलेगी। जी 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 मैम। जी, तो देखिए, जो भी आप ध्यान कर रहे हैं, सबसे पहले हताश मत होइए, क्योंकि आपने जैसे कहा कि 50% काम कर चुके हैं, तो हताश होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आधा काम आप कर चुके हैं और वो ठीक हो चुकी है। तो आपको हमेशा सकारात्मक ऊर्जा रखनी है कि आधा हो गया तो आधा भी हो जाएगा। और इसके बाद दूसरा ये कि जैसे आप ध्यान कर ही रहे हैं, और इसके अलावा आप अपनी यादों पर भी काम करें, अपनी भावनाओं पे भी काम करें कि क्यों आपको ये एंजाइटी आती है। देखिए, इसका कोई पैटर्न होगा, क्योंकि एंजाइटी कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से ये एंजाइटी होती है। तो आप देखें कि जीवन में जब स्ट्रेस आता है तभी मुझे ये एंजाइटी आती है, या मेरे आसपास लोग कोई मुझे स्ट्रेस देते हैं, कोई प्रेशर करता है, तभी ये एंजाइटी आती है। तो उसके रीज़न को जानें कि एंजाइटी अगर आ रही है तो उसके पीछे का क्या कारण है और ये कब आती है। क्योंकि जैसे आप पैटर्न को जानेंगे, आप इस एंजाइटी के और गहरा में जाएंगे, उसको ठीक कर पाएंगे। क्योंकि ध्यान तो कर रहा है, आप जैसे कर रहे हैं, काम कर रहा है, पर और उस ध्यान को एक अलग लेवल पे लेके जाने का मतलब है इस एंजाइटी के पीछे का कारण जानना। क्योंकि जब आप कारण जान लेंगे तो इस एंजाइटी को आप जड़ से ख़त्म कर पाएंगे। तो हमें इसकी जड़ जाननी है। पहले देखें कि ये एंजाइटी कब शुरू हुई। जैसे आपने बोला इतने सालों से है मेरे को, तो एक सिचुएशन हुई होगी, कुछ जीवन में ऐसा घटित हुआ है जिसके कारण आपको ये प्रॉब्लम आई है। तो उस घटना पे देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने उस घटना से एक विचारधारा बना ली है कि जब भी ऐसा होगा तो मुझे डर, वो एंजाइटी फीलिंग, इंसोम्निया कि मैं सोऊंगा नहीं। इंसोम्निया क्या है कि आप ओवर थिंकिंग करते हो, नींद नहीं आती, नींद की कमी है, क्योंकि आपका मन जो है, आपका माइंड जो है वो चंचल है। एक क्वेश्चन से, एक सवाल से दूसरे सवाल में, एक थॉट से दूसरे थॉट पे जा रहा है। तो क्या है, इसको काम डाउन करने की ज़रूरत है। तो आप छोटी छोटी प्रैक्टिसेस करिए। ध्यान तो आप कर रहे हैं, बट आप एक छोटा प्रोसेस भी कर सकते हैं कि जब भी ये एंजाइटी आए, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं और ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, उस समय डीप ब्रीदिंग करें। सांस को ले और सांस को छोड़े और उसके प्रति ऑब्जर्व रखें। एक ऑब्जर्वर के जैसे अपनी श्वासों को देखें कि कैसे सांस आ रही है और कैसे सांस जा रही है, और उसके पीछे का कारण जाने, क्योंकि कारण से ही उसका निवारण हो सकता है। तो जब आप कारण जान लेंगे तो अपने आप उस चीज़ से आप सीख लेंगे, क्योंकि ये एंजाइटी भी आपको कुछ सिखाने के लिए आई है, कुछ आपको बताने के लिए आई है आपके बारे में। तो जब आप वो सीख लेंगे तो ये एंजाइटी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। जी, तो ब्रिजेश जी, जैसा कि मैम ने कहा कि कारण से ही निवारण होगा, तो सबसे पहले अपनी समस्या का कारण जानें और उसके बाद जो एंजाइटी आपको परेशान कर रही है वो ज़रूर आपकी लाइफ से दूर हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम, इसी के साथ अगले दर्शक भी जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो। हेलो जी, प्रणाम करता हूँ आपको। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। राजकुमार जी। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं राजकुमार जी?
पंजाब से कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना से। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं इस ध्यान योग में 8 साल से हूँ। जी। तो मैं निराकार ओमकार के ध्यान में जाता हूँ और मैं रात के 12-1 बजे ध्यान में बैठा था। तकरीबन 15-20 मिनट बाद मेरी बॉडी को झटका लगा और झटका लगते ही मैं गिर पड़ा। उसके बाद मैं सितारों की दुनिया में चला गया। तकरीबन 10 मिनट पड़ा रहा होऊंगा। उसके बाद मुझे घर वालों ने आवाज दी, हैं जी आप ठीक हैं? तो मुझे आवाज सुनी और मैंने बोला हाँ जी ठीक हूँ। क्या इसके आगे का मार्ग आप बता सकते हैं? जी राजकुमार जी। जी मैम। जी, तो राजकुमार जी आगे का मार्ग तो आप ही जान सकते हैं, क्योंकि ये आपकी यात्रा है और आपका अनुभव है। तो जो भी हो रहा है मैं ये कह सकती हूँ कि वो सही है, वो गलत नहीं है। तो जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं उसे पे भरोसा रखें। और ये एक अनुभव है ध्यान का कि जब हम एक सूक्ष्म यात्रा करते हैं तो हमारी बॉडी हमारे ये स्थूल शरीर से बाहर निकल जाती है, और जब वो वापस आती है तो एक झटके से आती है, एक जर्क हमें मिलता है। तो तभी वो शायद आपकी बॉडी ने आउट ऑफ बॉडी वो एक्सपीरियंस किया होगा, और जब उन्होंने आवाज़ दी तो क्या है, आपका शरीर, आपकी चेतना वापस से उस शरीर में आ गई है। तो बिल्कुल सही है इस अनुभव जो भी आपके साथ हुआ, पर इस अनुभव के साथ अपने आप को अटैच मत करिए, क्योंकि ये एक अनुभव है। तो अगर हम यही इसी के बारे में सोचते रहेंगे और सोचेंगे कि अब ये दोबारा होगा कि नहीं होगा, कब होगा, तो क्या है, हम अपनी ध्यान की प्रगति को कहीं ना कहीं रुकावट बन रहे हैं। क्योंकि ध्यान तो ये है, इन अनुभवों से पार हमें जाना है। तो ये अनुभव आया है तो आ गया, अगर नहीं भी आया तो भी सही है। तो इस यात्रा को आप ऐसे ही, जो आप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, इसको कंटिन्यू रखें, इस पे भरोसा रखें और अपनी यात्रा को ऐसे ही आगे चलाते रहें। जी, तो राजकुमार जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम, अगले दर्शक भी जुड़ चुके हैं, आइए जान लेते हैं उनका। हेलो हेलो। हेलो, जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम सिमरन है। जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं नॉर्थ दिल्ली से बोल रही हूँ, गुजरावाला टाउन से। जी, और प्रश्न क्या है आपका? मेरा ये प्रश्न है कि ध्यान में मगन रहने का तरीका बताइए मुझे। ध्यान में मगन रहने का, इसमें बंदे को इधर उधर का एहसास ना हो। जी जी, डीप ध्यान करना चाहते हैं। जी जी, तो ध्यान में मग्न, देखिए आप जीवन में भी मग्न रह सकते हैं। ध्यान को जीवन बनाना है और जीवन ही ध्यान है, इसे याद रखिए। क्योंकि अगर हम सोचेंगे कि ध्यान में मग्न रहना है तो आप क्या है, इस संसार से अपने आप को काट रहे हैं। पर अगर हम इस मनुष्य जन्म में आए हैं तो हमें दोनों को इक्वली, बराबर से उसको इक्वली हमें कहेंगे कि इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो ध्यान वो नहीं है कि आंखें बंद करके और ध्यान में मग्न हो जाना, और जैसे ही आंखें खुली तो फिर से हमें ये लगेगा कि अरे हम कहाँ आ गए, वही सफरिंग है, वही पेन है, वही स्ट्रगल है। तो वो नहीं होना चाहिए। तो ध्यान में जब आप मग्न होंगे, उस मग्नता को आपको जीवन में भी लाना है, और जीवन अपने आप में ही मग्न होना है। हर क्षण एक सेलिब्रेशन के जैसे जीना है। अगर आप इस चीज को ले लेंगे तो आपका जीवन भी मग्न बन जाएगा और ध्यान भी मग्न बन जाएगा, क्योंकि ध्यान तो अपने आप में पूर्ण है। तो बस अगर मग्न होने की अवस्था हमें लेकर आनी है, और वो है यहाँ पर हमारे मन में। अगर हमने ये सोचा कि हर क्षण ही मैं मग्न हूँ और उस परमात्मा के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, तो हर जो अनुभव होगा आपको वही मग्न होकर ही आप उसको सेलिब्रेट करेंगे, उसको जिएंगे। तो ध्यान में ऐसा नहीं है कुछ मग्नता लेकर आएंगे, एक अनुभव है और उसको आप जीवन में भी जी सकते हैं। जी, तो आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हम अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्ते मैम। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम कांता दुगड़ है, कटक उड़ीसा से। जी, क्या पूछना चाहती हैं कांता जी? मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि हमारी आत्मा का वास
शरीर के किसी स्थान में होता है, किसी पर्टिकुलर स्थान में या पूरा शरीर में? जी और मेरा दूसरा प्रश्न ये था कि जीवात्मा और आत्मा में क्या अंतर है? जी मैम, पहला प्रश्न इनका यही है कि आत्मा का वास शरीर में किस भाग में है? जी, तो आत्मा जैसे मैं कहूँगी कि क्या है, एक चेतना कह लीजिए, तो वो आत्मा जैसे हम कहते हैं कि पत्थर में भी है, अगर भगवान मानो उस हर दिशा में है, हर कोने में है, हर कण में है, तो आत्मा हर जगह है। वो सिर्फ इस शरीर में नहीं, शरीर के हर आसपास चीज़ों में, व्यक्तियों में, हर जगह विद्यमान है। तो ऐसी कोई जगह नहीं है। पर लोग कहते हैं या उन्होंने जो अनुभव किया है कि कोई सोचता है कि हमारे भूमंडल में जो हमारे ये तीसरा नेत्र है, यहाँ पर उसका वास रहता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो तीसरी आँख है हमारी, ये हमें एक बिगर पिक्चर दिखाती है जीवन की, क्योंकि ये डुअलिटी से ऊपर है। हर चीज़ हम दो चीज़ों में भाग देते हैं कि सुख दुख है, दिन रात है, पर ये जो तीसरी नेत्र है ये हमें इससे ऊपर की ओर की यात्रा कराती है। तो आत्मा हमें ये बताती है कि हम इस डुअलिटी से ऊपर है। तो वो यहाँ पर भी वास कर सकती है। अगर मैं कहूँ तो आत्मा आपके हर कण में, हर एक हिस्से में उसका वास है। और जो आपने कहा कि जीवात्मा और आत्मा में क्या अंतर है, जीवात्मा वो है जिसको हम ये जीव, जिसके अंदर ये आत्मा का वास है। तो ये क्या है? ये जीव जिसका जो समय के, काल के, मैं कहूँगी उसमें बंधा हुआ है, टाइम और स्पेस में बंधा हुआ है। पर आत्मा इससे बियॉन्ड है, वो इससे कहीं बंधी नहीं हुई है टाइम और स्पेस में, वो उसके बियॉन्ड है। तो वो आत्मा क्या है? इमॉर्टल है, जिसका कोई अंत नहीं है, कोई आरंभ नहीं है। पर इस जीव का, जो आत्मा ने जो ये कपड़े पहने हैं, जो आज अगर मैं कहूँ शुभांगी नाम के ये जो कपड़े पहने हैं, ये नाम का जो मैंने वस्त्र धारण करा है, इसका अंत है, इस जीव का अंत है। पर आत्मा का कोई अंत और आरंभ नहीं है, वो थी, है और हमेशा ही रहेगी। जी, तो कांता जी, आशा करते हैं कि आपको आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। मैम, अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं, आइए उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैं रजनी बोल रही हूँ दिल्ली से। जी रजनी जी, क्या प्रश्न है आपका? शुभांगी मैम बोल रही है ना? और शुभांगी मैम के साथ वही प्रोग्राम चल रहा है ना जो? जी जी, प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न ये है कि मैम मैं पीएम साल से लास्ट 1 ईयर से, और मेरा ध्यान करती हूँ, तो मेरे ध्यान अभी तक मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाई। लाइक मेरे विचार आने बंद नहीं हुए, मेरे को विचार फिर चलते ही रहते हैं, मतलब प्रॉपर जैसे इंटेंस मेडिटेशन होता है ना। समटाइम्स तो वो जो हम विक्सम सुनते हैं तो उसमें बहुत बार तो तब तो बहुत कई बार गहरा ध्यान लगता है, लेकिन अदरवाइज तो विचार ही चलते रहते हैं। मतलब वो जैसे मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल अच्छी तरह प्योर वो अच्छी तरह मेरे को आए कि हमेशा जैसे ही बैठे ध्यान में और ध्यान लगना शुरू हो जाए। और शुभांगी मैम, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पीएमसी मुंबई में प्लीज टाइम दे। मैं आपको पहले भी सुन चुकी हूँ, आपके हस्बैंड भी आते हैं तो बहुत अच्छे प्रोग्राम देते हैं। मैं बहुत टाइम से आप पीएमसी मुंबई में भी नहीं आई हैं, तो आप प्लीज वहाँ पे हमें क्लासेस लीजिए, हम बहुत अपना भाग्य अच्छा समझेंगे। थैंक यू सो मच एंड यू जस्ट गिव मी द आंसर ऑफ दैट व्हिच आई हैव जस्ट पुट अप द क्वेश्चन। जी जी जी, तो पहली जो आपने रिक्वेस्ट करी है कि हम पीएमसी मुंबई में आए, ज़रूर हम आएंगे हितेश्वर में, तो ज़रूर आपके साथ हम वहाँ पर क्लास करेंगे। तो ज़रूर हम कनेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पर क्लास कर सकते हैं। और जो आपने प्रश्न किया कि मन में बहुत मेरे विचार आते हैं, तो देखिए मन फैक्ट्री है विचारों की, क्योंकि यहाँ पर यही उसको क्रिएट करना है, थॉट ही क्रिएट करना उसका उद्देश्य है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि विचार बंद ही हो जाए, ये यात्रा ही नहीं है विचारों को बंद करने की। ध्यान क्या है? विचार तो आएंगे ही, क्योंकि उसको ये विचार बनाने हैं, इस मन का यही उद्देश्य है विचार बनाना। पर ध्यान से होता क्या है? जैसे 1 घंटे में अगर मुझे 60 विचार आते हैं, है ना,
तो ये अगर 1 घंटे में मुझे 60 विचार आते हैं, तो जब मैं ध्यान करने लगूंगी तो क्या होगा, जो 1 घंटे में 60 विचार आते हैं वो 50 हो जाएंगे। तो क्या होगा, वो विचार कम नहीं हो रहे, 2 विचारों के बीच में जो गैप है वो बढ़ रहा है। तो ध्यान क्या करता है, एक विचार से दूसरे विचार में जाने का गैप बढ़ने लगता है। तो फिर 50 से वो 40 हो जाएंगे, 40 से 30 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, और 1 घंटे में क्या पता एक विचार आएगा। पर विचार आएगा, पर जैसे आप ध्यान से जुड़ी हुई हैं, आपको पता है कि विचारों के साथ जुड़ना नहीं है, उसके साथ हमें रहना नहीं है, उसको आने दे और उन विचारों के प्रति जजमेंट मत पास करें कि अगर मैं इस उद्देश्य से ध्यान कर रही हूँ कि मैं बैठूं और मैं हमेशा विचार रहित रहूं और सुंदर विचार आए, तो क्या है, पहले से ही मैंने एक एक्सपेक्टेशंस को बार बना दिया है कि ये होना चाहिए आउटकम, और जब उससे कम होगा या ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, वो मुझे प्रॉब्लम करेगा। तो इन एक्सपेक्टेशंस को छोड़ दीजिए, बस आप ध्यान करिए कि मैं बैठूंगी, जो भी आएगा उसको एक दृष्टा के भाव से देखूंगी और विचारों के साथ भी प्रेम के साथ बनी रहूंगी। तो अपने आप देखेंगे विचारों के दूसरे विचार के बीच में गैप बढ़ने लगेगा, उसका लंबा पीरियड होने लगेगा, बट वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से होगा और ये हो जाएगा। तो आप सिर्फ ध्यान करिए, पर कोई भी उससे उपेक्षा मत रखिए। जी, तो जैसा कि मैम ने बताया कि ध्यान का अभ्यास करते रहें और धीरे धीरे जो है आपका जो ध्यान है वो अच्छे से होने लगेगा और आपके जो विचार है वो धीरे धीरे आपके विचारों में गैप आने लगेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी, तो मैम अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं, आइए जान लेते हैं उनका प्रश्न। हेलो। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैं नरेंद्र शर्मा हिसार से बोल रहा हूँ। जी नरेंद्र जी, क्या पूछना चाहते हैं? मेरी धर्म पत्नी को अपने मृत भाई बहनों के सपन बड़े आते हैं, दिन में भी रात में भी। जी, तो उसका क्या समाधान है? वो ध्यान करते हैं? नहीं, कुछ नहीं करते, ये तो सिंपल गृहिणी है। जी जी, तो यही सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी धर्मपत्नी को ध्यान सिखाएं, क्योंकि गृहिणी भी ध्यान कर सकती है। तो घर रहकर ही उन्हें अपने ध्यान की प्रक्रिया सिखाएं कि बहुत सरल है, कि आपको बैठना है, अपनी श्वासों पे जो नॉर्मल नेचुरल श्वासें हैं उन पर ध्यान देना है, 3 लॉक्स लगाने हैं, पैरों को क्रॉस, हाथों की उंगलियों के बीच में उंगलियों को क्रॉस और आंखें बंद करनी है और ध्यान मग्न होना है। क्योंकि ये अगर वो उनके सपनों में आ रहे हैं तो शायद वो उनको कुछ बताना चाह रहे होंगे। तो बस ध्यान करें, अपने आप से जुड़े और बस ये एक मैं कहूँगी इंटेंशन दे सकते हैं वो कि हाँ, अगर वो मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ उसको लेने के लिए। पर उसके साथ घबराए मत कि वो मृत्यु को पा चुके हैं तो मुझे क्यों दिखाई डर रहे हैं, उससे डरना नहीं है कि कहीं वो कुछ और तो नहीं मुझसे लेने आए या वो ही क्यों दिख रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा प्यार इतना ज़्यादा होता है तो वो हमें वहाँ रहकर भी बताना चाह रहे हैं कि हम ठीक है, हमारी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और आप अपने जीवन को जिए, क्योंकि वहाँ तो सब कुछ अच्छा ही है, यहीं पर ही है जहाँ पे हमें लगता है चैलेंजेस है। तो अगर उनको ये लगता है कि वो मुझसे दूर क्यों चले गए, अगर ऐसे प्रश्न है कि वो मुझे छोड़ के क्यों चले गए, अब मेरे साथ कोई है नहीं, तो क्या है, आप हमेशा उनके विचारों के साथ ही जुड़ी हुई है, इसलिए वो आपके सपने में आ रहे हैं आपको बताने के लिए कि सब ठीक है, आप अपना ध्यान दीजिए। और आप अगर यात्रा आपने ध्यान की शुरू नहीं की है तो ये बहुत अच्छा समय है कि अब आप अपने ध्यान को इसको जीवन में लाए और ध्यान करना शुरू करें, ताकि आप समझ पाएंगे कि आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा अमर है और आप उनके ज्ञान को भी, मृत्यु के ज्ञान को भी समझ पाएंगे। जी, तो नरेंद्र जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं, आइए उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। हेलो। हाँ बोलो। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। हाँ नमस्कार, नाम नर्मदा पटेल। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
हम खरगोन के पास लोनारा गांव। जी, और प्रश्न क्या है आपका? मेरा प्रश्न है कि वो सांसों की सांस में तकलीफ छींके आती है, पानी बनता है, नाक में खुजली चलती है, तो मेडिटेशन से क्या सही हो सकता है क्या? जी 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 बिल्कुल सही हो सकता है। हिंदी चैनल में भी देखती हूँ, मैं भी ध्यान करती हूँ। जी अच्छा, 1 महीना होगा मेरे को, पर अभी तो कोई फर्क नहीं लगा, तो क्या हो सकता है इससे फर्क? जी मैम। जी बिल्कुल फर्क हो सकता है। आप अपने ध्यान को ऐसे ही जारी रखें, क्योंकि अभी 1 महीना हुआ है, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ करें ध्यान को। तो अगर आप सोचेंगे, बट ये मत सोचिए कि कब ठीक होगा, कितना समय और लगेगा, इन सब प्रश्नों को आपको छोड़ना है और ध्यान करना है। ध्यान अपने आप अपना कार्य करेगा, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वो कब करेगा या ऐसा ठीक हो जाता है। मैंने लोगों के अनुभवों से सुना है, तो वो उनके अनुभव है, उनकी यात्रा है, और अपने समय पर जो आपके लिए सही होगा, ध्यान वही आपके लिए लेकर आएगा। तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए कि ठीक नहीं होगा या कब होगा, सब होगा, पर आपको अपने ध्यान को ऐसे ही कंटिन्यू रखना है और डेली ध्यान करना है और इसको छोड़ना नहीं है। और अगर छींकें भी आ रही है उस समय, तो उस समय इसलिए आ रही है क्योंकि वो आपके शरीर से बाहर निकल रही है चीज़ें, तो उसको निकलने देना है। ये नहीं सोचना कि अरे मैं तो ध्यान कर रही हूँ, अभी भी मुझे छींकें आ रही है, तो उसके पीछे की जजमेंट को मत सोचिए कि ये क्यों हो रही है, ये कब बंद होंगी, कब पीछा छूटेगा, ऐसे प्रश्नों को मत लाइए। क्योंकि अगर वो आ रही है तो अपने आप उसके साथ एक, मैं कहूँगी, स्वीकार भाव रखिए कि एक्सेप्ट करिए कि इट्स ओके, अगर आ रही है तो ये परमानेंटली मेरे शरीर से दूर जाने के लिए हो रहा है ये प्रोसेस, तो उसे होने दे, उस ध्यान में भी या बाद में भी, पर भरोसा रखें अपने ध्यान पर और अपने आप पर कि मैं इसको ठीक कर सकती हूँ। जी, तो जैसा कि मैम ने बताया कि अपने ध्यान पर भरोसा रखें। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस कि आपने ध्यान चुना, ध्यान का सफ़र जो है आपने शुरू किया है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप ध्यान का अभ्यास करते जाएंगे, आपका ध्यान बेहतर होता जाएगा। आपको अपनी श्वासों पर ध्यान देना है। और जैसे कि आपने कहा कि आप पीएमसी हिंदी को 1 महीने से देख रहे हैं, तो पीएमसी हिंदी को फॉलो करते रहें। हमारे चैनल पर दिन में 3 बार ध्यान करवाया जाता है, तो आप उस ध्यान की विधि को सीखें और आशा करते हैं कि आपका जो ध्यान है वो धीरे धीरे बेहतर होगा और आपकी जो भी समस्या है वो आपके जीवन से दूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम, तो समय का अभाव है, कॉलर्स तो बहुत है जो अभी भी अपने प्रश्नों को हमसे पूछना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास समय का अभाव है, तो हमें कार्यक्रम को यही विराम देना होगा। आप इस कार्यक्रम में आए, आपने इतनी सारी जो ज्ञान है हमारे साथ साझा किया, साथ ही साथ हमारे दर्शकों के प्रश्नों का आपने उत्तर दिया। मैम, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू, शुक्रिया जी। तो दर्शकों, इसी के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, कॉल करने के लिए, अपना प्रश्न पूछने के लिए। जो दर्शक इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, वो घबराएं नहीं, निराश ना हो। वो अगले हफ्ते फिर से शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 बजे के बीच हमसे जुड़ सकते हैं। कोई भी प्रश्न ध्यान और अध्यात्म से जुड़ा आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि हमारे जीवन में कई तरह की परेशानियां आती हैं ध्यान और अध्यात्म से जुड़ी, जिसके मार्गदर्शक हमें नहीं मिल पाते हैं। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे सीनियर पिरामिड मास्टर के रूप में आपको वो मार्गदर्शक मिल सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 बजे तक। तब तक के लिए देखते रहे पीएमसी हिंदी चैनल। नमस्कार। पीएमसी हिंदी, बदले जीवन।